सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। बिकने पर आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉर्सेट वाईफाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जहां आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक, जिसका नाम है ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर क्या होता है, ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर में कौन कौन से आर्टिकल्स काम में लेते हैं, ट्रेकियोस्टोमी में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, और टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे यानी विकास के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नॉर्सेट वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्टिंग करते हैं अपन ट्रेकियोस्टोमी के इंट्रोडक्शन की। तो हमेशा की तरह किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे उसकी इमेज। तो यहाँ पे मैंने ट्रेकियोस्टोमी की एक इमेज लगा रखी है बैकग्राउंड में, और इस इमेज से आपको थोड़ा बहुत दिमाग में पिक्चर क्रिएट हुई होगी कि व्हाट इज द ट्रेकियोस्टोमी। सिंपली एक ऐसी पाइप या ऐसा ट्यूब जिसको अपन ट्रेकिया के थ्रू, ट्रेकिया में ओपनिंग करके उसके अंदर इंसर्ट करते हैं एयरवे को एक्सेस करने के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है, ट्रेकिया जो है वो रेस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, इसलिए उन सभी कंडीशंस में जहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर या कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, उन सभी कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी को अपन परफॉर्म करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो ट्रेकियोस्टोमी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फर्स्ट इज द ट्रेकिया एंड सेकेंड वन इज द ओस्टोमी। ट्रेकिया का मतलब क्या होता है आप और हम सभी जानते हैं, दैट इज द विंड पाइप। ये क्या है, विंड यानी एयर और पाइप यानी एक नली जो फैसिलिटेट करती है एयर के ट्रैवल को लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में। ओस्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट करना। बहुत सारे वर्ड्स के पीछे सफिक्स के रूप में आपने ओस्टोमी पढ़ा होगा, लाइक कोलोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी। तो इन सभी का बेसिक मतलब ये होता है कि सर्जरी के थ्रू एक इंसिजन लगा के अपन वहां पे एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं, और इस ओपनिंग को जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होता है स्टोमा। तो ट्रेकिया में भी इसी तरह का अपन स्टोमा क्रिएट करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें अपन कि ट्रेकियोस्टोमी की क्या डेफिनेशन बनती है, तो अपन सिंपली कहेंगे कि इट इज अ सर्जिकल ओपनिंग इन एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के एंटीरियर पार्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, सर्जिकल ओपनिंग करते हैं टू एस्टैब्लिश एयरवे, एयरवे को एस्टैब्लिश करने के लिए, एस्टैब्लिश पेटेंट एयरवे। पेटेंट एयरवे को एस्टैब्लिश करने के लिए अपन जो सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे इंडिकेशंस की तरफ कि ऐसे क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें अपन को ट्रेकियोस्टोमी करने की जरूरत पड़ती है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 5R, यानी 5 ऐसी आर से स्टार्ट होने वाली कंडीशंस हैं जिसके अंदर अपन ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करने वाले हैं। और फर्स्ट देखने को मिलती है दैट इज द रेस्पिरेटरी फेलियर। जब भी रेस्पिरेटरी फेलियर होता है अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। सेकंड आर से जो देखने को मिलती है वो होती है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में या ट्रेकिया में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर देखने को मिलता है, उस कंडीशन में अपन ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। थर्ड जो देखने को मिलता है वो होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अगर रेस्पिरेशन पूरे सिस्टम के अंदर सब फिजियोलॉजी पैथोलॉजी नहीं देखने को मिलती है, अगर पैरालिसिस देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी लंग्स प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर एक्सपांड और रिकॉइल नहीं हो पाते हैं, और अपने को इंडिकेशन होता है ये ट्रेकियोस्टोमी का। फोर्थ जो देखने को मिलता है आर दैट इज द रिडक्शन इन डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है, तो बेसिकली लंग्स के अंदर का कुछ ऐसा पेरिफेरल पार्ट
जो पार्ट रेस्पिरेशन में या गैस के एक्सचेंज में या एयर के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डेड पार्ट बोलते हैं। तो इसका रिडक्शन यानी डेड पार्ट के अमाउंट को कम करने के लिए भी ट्रैकियोस्टोमी का यूज किया जाता है। और लास्ट इसका यूज किया जाता है रिमूवल ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा थिक सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं तो इनको रिमूव करने के लिए भी अपन ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो ये होते हैं 5R इंडिकेशन ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी। आगे कुछ और इंडिकेशन के बारे में अगर बात करें तो ओरल सर्जरी की कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में अगर ओरल सर्जरी परफॉर्म करनी होती है तो ड्यूरिंग द सर्जरी और रिकवरी जब तक नहीं हो जाती है तब तक अपन क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। फेशियल बर्न की कंडीशन में, डिप्थीरिया की कंडीशन में, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, तो डिप्थीरिया एक डिजीज देखने को मिलती है। तो इस डिजीज में ट्रैकियोस्टोमी क्यों करते हैं, क्योंकि डिप्थीरिया में सूडो मेम्ब्रेन आ जाती है लैरिंग्स पे। डिप्थीरिया, व्हाट इज द डिप्थीरिया, दैट इज द सूडो मेम्ब्रेन ऑन लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर एक सूडो मेम्ब्रेन आ जाती है, इस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। सीडर रेस्पिरेशन में भी ट्रैकियोस्टोमी इंडिकेटेड होती है। सीडर रेस्पिरेशन एक इमरजेंसी रेस्पिरेशन होता है और एस का मतलब आप याद कर सकते हैं स्क्वीज ऑफ ट्रैकिया, स्क्वीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो उसके स्क्वीज होने से इमरजेंसी रेस्पिरेशन या सीडर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और लास्ट है इनएबिलिटी टू परफॉर्म निडल क्रिकोथायरोटोमी। अब ये निडल क्रिकोथायरोटोमी क्या होता है, ये अपन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा उस कंडीशन में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि ट्रैकिया के अंदर निडल के थ्रू, जैसे अपन आईवी कैनुला डाल के फ्लूइड चालू करते हैं, वैसे ही ट्रैकिया के अंदर एक निडल इंसर्ट करके एयर को पास किया जाता है, एयर की सप्लाई को मेंटेन किया जाता है। तो अगर जब भी कंडीशन में अपन निडल क्रिकोथायरोटोमी नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उस कंडीशन में भी ट्रैकियोस्टोमी करना इंडिकेटेड रहता है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रैकियोस्टोमी के फंक्शन के बारे में कि क्या क्या फंक्शन ट्रैकियोस्टोमी के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट इज द अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द ब्रीथिंग। ये नेचुरल पाथवे के अलग एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करती हैं ब्रीथिंग के लिए। इम्प्रूव एल्वियोलार वेंटिलेशन। एल्वियोलाई जो होती हैं वो लंग्स की सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती हैं, उसमें वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए ये काम में लिया जाता है। परमिट द रिमूवल ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल सीक्रेशंस, जैसा कि अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था 5R में कि सीक्रेशंस को रिमूव करने में। मेंटेन द एयरवे फॉर लॉन्ग टाइम एंड लास्ट वन इज द फॉर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, या जिसको अपन कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर जिसको अपन बोलते हैं। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की कंडीशन में भी किसका यूज किया जाता है, ट्रैकियोस्टोमी का यूज किया जाता है। कितने टाइप की होती है ट्रैकियोस्टोमी, तो टाइप के अलग अलग बेसिस होते हैं। ये 3 बेस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेशन के बेस पे, ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के लिए क्या इंडिकेशन है। तो ये 2 पार्ट में कैटेगराइज की गई है। फर्स्ट इज द इमरजेंसी और इलेक्टिव। या तो ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करना है कि इमरजेंसी प्रोसीजर हो सकता है या फिर इलेक्टिव यानी प्लान्ड प्रोसीजर हो सकता है। सेकंड वन इज बाय इंडिकेशन, आइदर इट्स अ टेम्परेरी और इट्स अ परमानेंट। या तो ये टेम्परेरी टाइम या शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं और सेकंड वन इज द परमानेंट टाइम के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि टेम्परेरी टाइम क्या होता है, हाउ मच टाइम वी कंसीडर इन द टेम्परेरी पीरियड। तो 2 से 3 वीक का जो टाइम होता है उसको अपन टेम्परेरी काउंट करते हैं, या फिर इसको 14 to 21 डेज। तो इतने समय के लिए जब भी ट्रैकियोस्टोमी की जाती है उसको ट्रैकियोस्टोमी टेम्परेरी टाइप कहते हैं, और परमानेंट जो होती है वो होती है मोर देन 21 डेज। अगर 21 डेज से ज्यादा ट्रैकियोस्टोमी रखी जाती है तो उसी को बोलते हैं अपन परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी। सेकेंड अपन बात करते हैं पोजिशन के अकॉर्डिंग। ट्रैकियोस्टोमी ट्रैकिया के कौन से रिंग में परफॉर्म की जाती है, इस बेस पे ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज द हाई, सेकंड वन इज द मिड एंड थर्ड वन इज द लो। और यहां से जो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन पे वो होता है मिड पे।
मिड ट्रैकियोस्टोमी, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से आता है और इंपॉर्टेंट भी यही है और मोस्ट कॉमनली भी यही यूज करते हैं। तो सबसे पहले मिड को ही देख लेते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं और ये कहाँ की जाती हैं? ये की जाती हैं बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रिंग। ये सेकंड और थर्ड रिंग जो ट्रैकियल सी टाइप के छल्ले आपने सुने होंगे उसमें परफॉर्म की जाती हैं। हाई की जाती हैं अबोव फर्स्ट रिंग और लो की जाती हैं बिलो थर्ड। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप की होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप की होती हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज द ओपन सर्जरी, जिसमें अपन इंसिजन करते हैं उसको अपन बोलते हैं ओपन सर्जिकल। इन दोनों में अपन इंसिजन नहीं लगाते हैं। सेकेंड वन इज द मिनी ट्रैकियोस्टोमी और थर्ड वन इज द परक्यूटेशनल डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी। इन दोनों में से ही, तीनों में से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी है, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट कॉमनली अपन वही देखते हैं। ये दोनों क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफ में नॉलेज वीडियो के एंड में लेंगे। अभी इसको यहीं होल्ड रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं ओपन सर्जरी के साथ। अब 2 वर्ड आए थे पीछे, फर्स्ट वन इज द इलेक्टिव और सेकंड वन इज द इमरजेंसी। तो ये क्या होते हैं? प्रोफाइलैक्टिक जब भी करते हैं या प्रोफाइलैक्टिक ट्रैकियोस्टोमी जब भी परफॉर्म की जाती है तो ये किस इंसिजन या किस लोकेशन पे की जाती है? तो ये मोस्टली जो होती है मिड या लो इंसिजन पे की जाती है और इसका जो इंसिजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन। इसके विपरीत जब भी इमरजेंसी कंडीशन में ट्रैकियोस्टोमी की जाती है तो वो ट्रैकियोस्टोमी की जाती है लो में और उसमें इंसिजन दिया जाता है, वो कहां दिया जाता है? वर्टिकली, वर्टिकल इंसिजन दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं अपन प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट, यानी जहां पे अपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी करते हैं उसमें प्री ऑपरेटिव क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और पहली रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्म कंसेंट लेना, और यहां से क्लियर क्वेश्चन आता है नॉर्सेट में कई बार कि इन्फॉर्म कंसेंट कौन लेता है। तो आपको क्लियरली ये दिमाग में रखना है कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। कंसेंट टेकन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर जो होता है वो कंसेंट लेता है। एंड कंसेंट चेक्ड बाय नर्स। कंसेंट लिया है या नहीं लिया है इसको कौन चेक करेगा? नर्स करेगा। और अगर नहीं लिया हुआ है तो आप सिंपली इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को कि कंसेंट इज नॉट प्रेजेंट। सेकंड बात करते हैं प्री एनेस्थेटिक फिटनेस की। आपको ट्रैकियोस्टोमी से पहले एनेस्थीसिया का फिटनेस लेना है। और थर्ड वन इज द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्यूब, एप्रोप्रिएट साइज की और एप्रोप्रिएट टाइप की ट्यूब का सिलेक्शन करना होता है प्रोसीजर से पहले। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी के बारे में। सबसे पहले पोजीशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आने लायक हैं और आ भी चुके हैं। तो यहां से जो भी पार्ट स्टार्ट होगा ओपन सर्जरी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब भी अपन ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी करते हैं या सर्जिकल ओपन ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं तो उसमें अपन इंसिजन लगाते हैं। और इंसिजन लगाने के टाइम अपन पेशेंट को क्या पोजीशन देते हैं? ये पोजीशन होती है रोज पोजीशन। क्या पोजीशन देते हैं अपन? रोज पोजीशन देते हैं। और ये रोज पोजीशन देते कैसे हैं? ये रोज पोजीशन देते हैं सुपाइन विथ हेड एलिवेटेड, हेड हाइपर एक्सटेंडेड, हेड या नेक भी बोल सकते हैं अपन, नेक ज्यादा ठीक रहेगा, नेक हाइपर एक्सटेंशन। और इस नेक का हाइपर एक्सटेंशन कैसे करेंगे? पिलो अंडर शोल्डर। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को अपन लेटाएंगे और शोल्डर के नीचे पिलो रखेंगे और नेक को इस तरह से अपन हाइपर एक्सटेंड करेंगे ताकि ट्रेकिया का मोस्ट विजुअलाइजेशन एंटीरियर पार्ट का अपने को हो। तो इसको कहते हैं अपन रोज पोजीशन देना और ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं एनेस्थीसिया, कौन से टाइप के एनेस्थीसिया का यूज करते हैं? तो इट्स डिपेंड ऑन इलेक्टिव और इमरजेंसी। यहाँ पे जनरल और लोकल दोनों टाइप के एनेस्थीसिया का अपन
यूज करते हैं ऐसा देखने को मिलता है। थर्ड वन अपन बात करते हैं इंसिजन की। तो इंसिजन जैसा कि अपन ने बताया, इंसिजन मिड भी लगते हैं अपन, इंसिजन हाई और लो भी लगा सकते हैं, और मोस्ट कॉमन जो इंसिजन देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, मिड में। अब इंसिजन लगता कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन क्या होती है? तो इंसिजन लगता है स्टर्नल नोच, जो यहाँ पे स्टर्नम खत्म होता है यहाँ की नोच, और लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। ये जो येलो कलर का है ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, और क्लेविकल और स्टर्नम की जो नोच है इसके बीच में इंसिजन लगता है। तो इंसिजन कहा जाता है मोस्ट कॉमनली मिड में लगता है, सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में, और बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ cricoid cartilage and sternal notch। तो स्टर्नल नोच और क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में क्या लगता है, इंसिजन लगता है। एक नए नाम की चर्चा करें या नए टर्म की चर्चा करें तो वो है जैक्सन सेफ्टी ट्रायंगल। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये कहलाता है जैक्सन सेफ्टी ट्रायंगल। बस आपको सिंपली इमेज को दिमाग में रखना है। और जैक्सन सेफ्टी ट्रायंगल क्या होता है, तो एक्सटर्नल नोच से क्रिकोइड कार्टिलेज के बेस और अपेक्स को यूज करते हुए अगर अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसको कहते हैं अपेक्स जैक्सन सेफ्टी ट्रायंगल। अब इसको सेफ्टी ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में से अपन देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। व्हाई? बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया पुट हियर एंड इंसिजन हेयर। इंसिजन को भी कहाँ लगाते हैं, इसी ट्रायंगल एरिया में लगाते हैं, इसलिए इसको अपन सेफ एरिया कहते हैं, जैक्सन सेफ्टी एरिया। सेकंड अपन बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, IBQ यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन कौन से आर्टिकल अपन काम में लेते हैं ट्रैकियोस्टोमी में? नीचे से शुरू करते हैं। तो ये आर्टिकल हुक की तरह है, तो इसको क्रिकोइड हुक बोलते हैं, क्रिकोइड हुक इसको काम में लेते हैं। सेकेंड वन अपन काम में लेते हैं, दैट इज द ट्राउजी डायलेटर, और ये दोनों कहलाते हैं रिट्रैक्टर। अब ये कौन कौन से रिट्रैक्टर हैं, तो ये कहलाता है सबसे पहले वेटलैंड, या इसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं ट्रेविस, ट्रेविस या वेटलैंड रिट्रैक्टर, और ये कहलाता है लैंगेनबैक रिट्रैक्टर। ठीक है, तो ये 4 आर्टिकल, और एक और अगर आप याद करना चाहें तो अपन सूचर काम में लेते हैं यहाँ पे सिल्क, सिल्क सूचर का अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स होते हैं वो काम में लेते हैं, 2 रिट्रैक्टर, वन इज डायलेटर एंड वन इज द हुक। हुक कौन सा होता है, हुक होता है क्रिकोइड हुक। और इन चारों में भी अगर मैं इंपोर्टेंट की बात करूं तो रिट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगेनबैक रिट्रैक्टर और वेटलैंड या ट्रेविस रिट्रैक्टर। कभी कभार ट्राउजी डायलेटर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस इमेज बेस्ड पार्ट को आपको दिमाग में रखना है। आप पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है केमिकल सॉल्यूशंस। पूरे के पूरे प्रोसीजर्स में क्या क्या केमिकल सॉल्यूशन अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन यूज करेंगे अपन, यूज करेंगे बीटाडीन। और सभी को पता है बीटाडीन का यूज किस लिए करते हैं अपन, ड्रेसिंग में। तो ट्रैकियोस्टोमी की ड्रेसिंग में यहाँ अपन यूज केस पढ़ेंगे इनका। तो ड्रेसिंग के अंदर किसका यूज करते हैं, बीटाडीन का। H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और NS और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जहां पे भी हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर नाम आ जाता है वहां पे अपन उसका यूज कर सकते हैं थिक सिक्रेशंस को क्लियर करने के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और NS का यूज करते हैं अपन किसमें, क्लीनिंग ऑफ आउटर कैनुला या पार्ट ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के आउटर पार्ट या आउटर कैनुला को क्लीन करने के लिए अपन क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं, H2O2 प्लस NS ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और 1% सोडा बाइकार्बोनेट प्लस NS, ये दोनों ही यूज करते हैं अपन सक्शनिंग में, सक्शनिंग या क्लियर सिक्रेशन में।
सिक्रेशंस को क्लियर करने में। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? जहां पे अपन 1% सोडा बाइकार्ब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं अपन थिक सिक्रेशंस को क्लियर करने में। जो ज्यादा थिक होते हैं, जो ज्यादा स्टिकी होते हैं, उन सिक्रेशंस को क्लियर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? 1% सोडा बाइकार्बोनेट प्लस NH। 70% एल्कोहल अपन यूज करने वाले हैं साइट क्लीनिंग या पार्ट प्रिपरेशन या साइट प्रिपरेशन के लिए। और KY जेली अपन यूज करते हैं किसके लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए, ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ते हैं कि आपने ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म कर दी है, अब नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग केयर क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड करने वाले हैं? तो प्री ऑपरेटिव में अपन ने देखा था रोज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव में अपन प्रोवाइड करते हैं फाउलर पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन ऐसा इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फाउलर पोजीशन जो होता है वो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को फैसिलिटेट करती है। सेकेंड, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अपन देखेंगे ट्यूब सिक्योर मिनिमम फॉर 3 days टू फॉर्म अ ट्रैक्ट। जो आपने ट्यूब लगाई है उसको 3 दिन तक सिक्योर करेंगे उसी में, क्योंकि एक स्टोमा को बनने के लिए 3 दिन का कम से कम टाइम लगेगा। फिर अपन बात करते हैं ट्यूब चेंज्ड आफ्टर 7 days एंड सूचर रिमूवल। ट्यूब को 1 week के बाद HCP के ऑर्डर पर अपन चेंज करेंगे और सूचर को भी अपन तभी रिमूव करेंगे। पेशेंट को सॉफ्ट डाइट विथ मैनुअर टू असिस्ट द स्वेलरिंग। सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट प्रेफर्ड करेंगे, सॉल्यूशन यानी एग्लूटिनेशन के मैनुअर को परफॉर्म करते हुए। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, दैट इज द गोल्डन रूल फॉर ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी का गोल्डन रूल क्या है? तो गोल्डन रूल होता है स्टिक टू मिड लाइन। स्टिक टू मिड लाइन यानी गर्दन को एग्जैक्टली मिड लाइन में ही रखना है प्रोसीजर के टाइम में। ये होता है ट्रैकियोस्टोमी का गोल्डन रूल। फिर अपन बात करते हैं ट्रैकियोस्टोमी की सक्शनिंग के बारे में। जब भी ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं तो अपन ने उसके इंडिकेशन में भी देखा था कि दिस इज द यूज टू रिमूव द सिक्रेशंस। तो सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए अपन सक्शनिंग करते हैं, और ट्रैकियोस्टोमी को पेटेंट रखने के लिए भी सक्शनिंग जो है वो ऑर्डर की जाती है। अब सक्शनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? तो सक्शनिंग की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 24 hours यानी पहले एक दिन के लिए, जिस दिन अपन ने ट्रैकियोस्टोमी की है, इसमें हर 15 से 30 मिनट में अपन क्या करेंगे? ट्रैकियोस्टोमी का सक्शनिंग करेंगे। और आफ्टर 24 hours 2 to 3 hours और whenever as in needed, जब भी सक्शनिंग की जरूरत लगे तब अपन सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। फिर अपन बात करते हैं इंसर्शन लेंथ। सक्शन कैथेटर को ट्रैकियोस्टोमी में कितना अंदर तक अपन इंसर्ट करेंगे? तो ये इंसर्ट करने वाले हैं लेंथ ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब प्लस 1/4 इंच एक्स्ट्रा। तो इतना अपन क्या करेंगे? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। जितनी ट्यूब की लेंथ है उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा अपन क्या करने वाले हैं? इंसर्ट करने वाले हैं। अब आता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सक्शन कैथेटर साइज। अलग अलग ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स के लिए अलग अलग साइज का सक्शन कैथेटर यूज में लेते हैं, और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है। सक्शन कैथेटर को अपन फ्रेंच में कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल डायमीटर ID यानी इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी सक्शन कैथेटर की साइज की फ्रेंच के अंदर। फिर अपन बात करते हैं पोजीशन वाइल सक्शनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अलग वेरिएशन देखने को मिलता है कि सक्शनिंग करते टाइम पोजीशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की। तो ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलती है। ये कॉन्शियस पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट में अलग होती है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? तो उसको पोजीशन देंगे सेमी फाउलर विथ टर्न्ड फेस। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट की अगर बात करें
तो अनकॉन्शियस में आप क्या देंगे, साइड लेटरल या लेटरल पोजीशन पेशेंट को सक्शनिंग के टाइम प्रोवाइड करेंगे। फिर अपन बात करेंगे सक्शनिंग प्रेशर की। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर दो इसको। सक्शनिंग प्रेशर बहुत बार पूछा जा चुका है और यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 2 तरह के सक्शनिंग प्रेशर पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर में। फर्स्ट इज द वॉल सक्शनिंग प्रेशर एंड सेकंड वन इज द पोर्टेबल सक्शनिंग प्रेशर। ये 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज द वॉल सक्शनिंग, है ना। तो वॉल सक्शनिंग क्या होती है, वॉल सक्शनिंग यानी जो सप्लाई आती है नेगेटिव प्रेशर की। इसमें एक क्वेश्चन और याद रख लेना आप, इसके जो पाइप होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, येलो कलर पाइप। जो सप्लाई के पाइप होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो वॉल सक्शनिंग जो की जाती है वो किस प्रेशर पे की जाती है, तो वो अलग अलग प्रेशर पे की जाती है। अपन अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट में की जाती है 100 से 120 mm ऑफ Hg में। ये चिल्ड्रंस में की जा सकती है 80 to 100 mm ऑफ Hg में। ये इन्फेंट में की जा सकती है 60 to 80। और अगर नियोनेट का पूछ ले, नियोनेटल कंडीशन में अगर पूछ ले या प्री टर्म में, मोस्टली प्री टर्म में अगर पूछ ले तो ये 40 to 60 mm ऑफ Hg का सक्शनिंग प्रेशर रखा जाता है ट्रैकियोस्टोमी के लिए। सेकंड वन अगर पूछ ले आपको इसी के साथ ही पोर्टेबल सक्शनिंग के बारे में कि पोर्टेबल में क्या प्रेशर होता है, तो पोर्टेबल में अडल्ट का प्रेशर अपन रखने वाले हैं 8 से 15 mm ऑफ Hg। फिर चाइल्ड का प्रेशर अपन रखेंगे उसमें 5 से 8 mm ऑफ Hg और इन्फेंट का प्रेशर अपन रखेंगे 3 से 8 mm ऑफ Hg। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है, वो विद द फ्लो नहीं करना है। आपको सिंपली एक वर्ड को हाईलाइट करना है कि किस प्रेशर के बारे में बात हो रही है, आइदर इट्स अ वॉल सक्शनिंग और आइदर इट्स अ पोर्टेबल सक्शनिंग। आगे बढ़ते हैं, इवेल्युएट द सक्शनिंग इफेक्टिवनेस। सक्शनिंग करने के बाद कैसा पता चलेगा अपने को जो अपन ने सक्शनिंग की है वो अच्छी हो गई है, उसका आउटकम बेटर है या वो इफेक्टिव रही है। तो 2 चीजों से आप इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, आफ्टर इफेक्टिव सक्शनिंग, बहुत अच्छी सक्शनिंग के बाद, इफेक्टिव सक्शनिंग के बाद क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। और सेकंड वन क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, SpO2। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड का सैचुरेशन बढ़ जाता है ऑक्सीजन का, क्योंकि सीक्रेशन जो होते हैं वो एयर ट्रैवल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर सक्शनिंग। ये एक अलग टॉपिक भी बन सकता है, लेकिन आपको क्विकली यहाँ देखना है कि सक्शनिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं। सक्शनिंग 10 सेकंड से ज्यादा की नहीं करते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं 100% ऑक्सीजन से सक्शनिंग से पहले। और अवॉइड डीप इंसर्शन ऑफ कैथेटर दैट मे कॉज द वेगस स्टिमुलेशन। आपको सक्शन करते टाइम कैथेटर को बहुत ज्यादा अंदर नहीं डालना है, क्योंकि बहुत कैथेटर अंदर जाने से वेगस स्टिमुलेशन हो सकता है और वेगस स्टिमुलेशन से क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट में, ब्रेडिकार्डिया। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन होने से आपको ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इफ पेशेंट फील रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग द सक्शन, अगर आप किसी पेशेंट में सक्शन कर रहे हो और अचानक पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील हो जाती है, तो आप उस टाइम क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या क्या क्या नर्सिंग एक्शन आप लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टॉप करना है सक्शनिंग को। सेकंड वन इज रिमूव द कैथेटर एंड थर्ड वन इज द हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट। बाकी कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे इंसर्ट करते टाइम सक्शन चालू नहीं करेंगे, सक्शन हमेशा कैथेटर को बाहर लाते हुए चालू करेंगे, रोटेटरी मोमेंट में सक्शन करेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन कॉमन प्रॉब्लम्स पोस्ट ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी के बाद क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है और उसमें क्या क्या नर्सेस एक्शन या नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है नॉन फेनेस्ट्रेटेड टाइप की ट्रैकियोस्टोमी में, दैट इज द अनएबल टू स्पीक। पेशेंट जो है वो बोल नहीं पाता है। तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा, अरेंज कॉल बेल। सबसे पहले आपको क्या है, एक कॉल बेल उसकी बेड साइड लगानी है, यानी एक घंटी लगानी है जिससे कभी भी मदद के लिए वो आपको बुला सके। सेकंड वन आपको प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड राइटिंग टूल, कुछ लिखने के लिए प्रोवाइड करना है ताकि वो लिख के अपनी बात बता सके।
प्रोवाइड राइटिंग टूल, राइटिंग टूल आपको प्रोवाइड करने हैं। थर्ड वन जो एक्शन है, और ये सारे के सारे किस में है, ऑर्डर में है। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन पूछे तो क्या है, कॉल बेल प्रोवाइड करना, सेकंड वन इज द प्रोवाइड द राइटिंग टूल, और थर्ड अगर अपन बात करें तो फैसिलिटेट इन द स्पीकिंग, आपको स्पीकिंग में हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करेंगे, आप करेंगे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप डीप ब्रीथ करें, होल्ड एंड एक्सहेल, और इसी के साथ ही आप क्या करेंगे, आप करेंगे थंब पुट ऑन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो आप एक थंब से ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की ओपनिंग को बंद कर देंगे, उससे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो डीप ब्रीथ होल्ड करे, और जब एक्सहेल करे तो उसके साथ वॉइस को, लैरिंग्स को यूज करके वर्ड प्रोडक्शन की रिहर्सल करे, और इस टाइम आपका थंब जो होता है वो ट्रैकियोस्टोमी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसको बंद कर दे। फिर आता है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ट्रैकियोस्टोमी के साथ साथ क्या एक रिस्क कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है एस्पिरेशन की रिस्क में। इसको अवॉइड करने के लिए आप कफ्ड का यूज कर सकते हैं, कफ ट्रैकियोस्टोमी में बी यूज्ड। इसके लिए आप प्रॉपर सक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप प्रॉपर टाइमली सक्शन करें, और अगर इंडिकेटेड है तो कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी का यूज करेंगे। फिर अपन बात करते हैं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली इसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और दो इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज द कफ्ड एंड नॉन कफ्ड, फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनेस्ट्रेटेड। तो रिजिड और फ्लेक्सिबल हो सकती है, यानी रिजिड यानी कड़क जो मुड़ती नहीं है, और फ्लेक्सिबल जो मुड़ सकती है। ट्यूब विद इनर ट्यूब एंड विदाउट इनर ट्यूब, दूसरे तरह की जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है उसमें इनर ट्यूब होती है और एक में नहीं होती है। थर्ड वन इज द फिक्स्ड लेंथ एंड एक्सटेंडेड लेंथ, लेंथ को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ आती है और फिफ्थ आती है, ये दोनों आपने मोर कॉमनली सुन रखी होगी। फर्स्ट इज द कफ्ड ट्यूब जिसमें कफ प्रेजेंट होता है, और सेकंड जो इसका पेयर है दैट इज द फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है छलनी या जाली लगी हुई होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, छलनी, या इसमें छेद प्रेजेंट होना, इसको कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड। तो दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और दोनों का अपन डिस्कस कर लेते हैं। कफ्ड कहाँ यूज करते हैं, नॉन कफ्ड कहाँ यूज करते हैं। कफ्ड ट्यूब का एसेंशियल यूज करते हैं अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी जब भी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर पे हो तो मस्टली जो ट्यूब यूज की जाती है वो कफ्ड ही यूज की जाती है। एंड सेकंड वेयर द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जो है मैंने लास्ट कॉमन प्रॉब्लम में भी बताया था कि जहां पे एस्पिरेशन से जुड़ी हुई रिस्क हो वहां पे अपन कफ्ड का यूज करते हैं। अब कफ्ड दिखती कैसी है, इसका इमेज आपको दिखा देते हैं पहले। ये एक कफ्ड है, यहाँ पे जो कफ बना हुआ है इसको बोलते हैं कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। इस कफ में अपन एयर फिल करते हैं और ये ट्रैकिया को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, इससे एस्पिरेशन का रिस्क कम हो जाता है। तो अब इसमें एयर भरते हैं अपन, तो एयर का प्रेशर कितना रखते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है 20 mm ऑफ Hg, इसमें एयर फिल करते हैं, और एयर की क्वांटिटी कितनी फिल करते हैं, तो ये 3 से 5 ml रहने वाली है। तो 3 से 5 ml एयर अपन कफ में फिल करते हैं, जो कि अराउंड 20 mm ऑफ Hg का प्रेशर रखती है अपने पास। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इससे जुड़ी हुई, और ये क्वेश्चन भी आप मार्क कर लेना, एग्जाम में आज नहीं तो कल पूछा जाएगा। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी से जुड़ी हुई। तो कफ ट्रैकियोस्टोमी को बार बार आपको डिफ्लेट करना होता है, यानी डिफ्लेट कफ और एटलीस्ट 5 मिनट, एक बार के लिए 5 मिनट एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल के दौरान आपको हर 5-5 मिनट के लिए थोड़े से टाइम में इसको डिफ्लेट करना होता है, क्योंकि रेगुलरली अगर कफ का प्रेशर बना रहे तो ट्रैकिया में इरोजन हो सकता है, ट्रैकिया रप्चर हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करें अपन अनकफ्ड की, तो अनकफ्ड का यूज जो होता है वो चाइल्ड में करते हैं, और इसको
यूज वेंटिलेटेड पेशेंट में नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट यूज द अनकफ्ड ट्रैकियोस्टोमी इन द वेंटिलेटर या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में। अब बात करते हैं अपन ट्यूब का सिलेक्शन का, कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी ट्यूब या किस साइज की ट्यूब सेलेक्ट करेंगे। तो इसके कुछ सीधे मेजर्स होते हैं। अगर लेंथ की अगर बात करें तो अडल्ट में अपन 60 से 90 सेंटीमीटर मिलीमीटर की ट्यूब यूज लेंगे। अगर अपन पीडिया में बात करें तो ये 39 टू 45 सेंटीमीटर मिलीमीटर, और अगर नियोनेट की अगर बात करें तो ये 30 टू 36 की अपन ट्यूब काम में लेंगे। बात करते हैं इसके डायमीटर की, तो इसका डायमीटर जो रहने वाला है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेकिया, जो जिस एज ग्रुप में या ट्रेकिया का जो साइज है उसका यूज लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन इसका डायमीटर यूज करते हैं। तो बेसिकली 3rd 4th डायमीटर ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया की एनाटॉमी है या ट्रेकिया की जो साइज है उसका 3/4 जितना होता है उतना अपन इसका डायमीटर यूज करने वाले हैं। बात करें अपन मेन में तो ये हो सकती है 7 से 8 की, और बात करें अपन वुमेन्स में तो ये हो सकती है 6 से 7 की ट्यूब्स डायमीटर में। फिर अपन बात करते हैं डीकैनुलाइजेशन। डीकैनुलाइजेशन जो है वो क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट में, शायद 21 या 22 दोनों में से किसी एक पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डीकैनुलाइजेशन क्या होता है? आईवी कैनुला को निकालना डीकैनुलाइजेशन नहीं होता है। डीकैनुलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को क्या करना, रिमूव करना कहलाता है, कंप्लीटली बाहर निकाल देना कहलाता है डीकैनुलाइजेशन। अब डीकैनुलाइजेशन के कई क्राइटेरिया होते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म किया जाता है। आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप आप याद कर सकते हैं इसका कि कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब या कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रिप्लेस्ड विद अनकफ्ड। तो जब भी कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई होती है और डीकैनुलाइजेशन प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं तो कफ्ड ट्यूब को अनकफ्ड के साथ रिप्लेस करते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस ट्रैकियोस्टोमी को निकाल देते हैं, पेशेंट को वापस उसके नेचुरल मेथड या मोड ऑफ द वेंटिलेशन पे अपन ले आते हैं। और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जैसे इन्फेंट में अगर अपन डीकैनुलाइजेशन करते हैं तो ओटी सेटअप में करते हैं, और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो देखने को मिलती है वो होती है अम्बू बैग या रिसक्सिटेशन साइड में आपके होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द डीकैनुलाइजेशन कीप अम्बू या रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट नियर, आपको पास में रिसक्सिटेशन के इक्विपमेंट रखने की जरूरत है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द डीकैनुलाइजेशन। फिर अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहला मोस्ट फैटल कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है वो होता है हेमरेज। मोस्ट फैटल, सबसे ज्यादा घातक जो देखने को मिलता है वो होता है हेमरेज, यानी ब्लीडिंग होना ट्रैकियोस्टोमी के बाद। फिर आता है एयर एम्बोलिज्म होना, इंजरी टू द लोकल स्ट्रक्चर, और इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ट्रैकियोस्टोमी करने के दौरान कौन सी नर्व या कौन सी लोकल टिश्यू या कौन सी लोकल नर्व को इंजरी होती है, तो दैट इज द इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। इंफीरियर लैरिंजियल नर्व ये सबसे ज्यादा इंजर्ड होने वाली स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैकियोस्टोमी इंसर्शन। फिस्टुला बन सकता है, स्टेनोसिस ऑफ द ट्यूब हो सकती है, यानी ट्यूब में रुकावट आ सकती है सिक्रेशन जमा होने की वजह से, और ट्यूब डिसलॉज हो सकती है, यानी ट्रैकिया से निकल के ईसोफेगस में या सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके इमेज की। तो इमेज को आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें। मैंने यहाँ पे सब इमेज लगा रखे हैं। ये है इमेज एक फेनेस्ट्रेटेड और अनफेनेस्ट्रेटेड या नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की। तो फेनेस्ट्रेटेड जो होती है वो स्पीकिंग में हेल्प करती है। ये कफ्ड है विद इनर ट्यूब,
और ये है कफ्ड और ये है अनकफ्ड, जो कि प्रोटेक्स मटेरियल की बनी होती हैं, ये ट्यूब्स हैं। फिर ये एक्सटेंडेड एक टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, फिक्स्ड लेंथ और एक्सटेंडेड। तो ये है एक्सटेंडेड टाइप की ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और ये है मेटल ट्यूब्स। नॉर्मली ट्यूब्स जो होती हैं वो रबर या पीवीसी की बनी होती है, सिलिकॉन्स की बनी होती हैं, लेकिन ये मेटल की बनी हुई कुछ ट्यूब हैं। इनके ये नाम है, ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब विद स्पीकिंग वॉल। ये जो वॉल दे रखे हैं ये स्पीकिंग वॉल यानी बोलने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको स्पीकिंग वॉल कहते हैं। इसका भी इमेज ध्यान में रखें। दो कंडीशन मैंने आपके लिए पहले छोड़ रखी थी कि वीडियो के अंत में बात करेंगे। दैट वन इज द मिनी ट्रैकियोस्टोमी या क्रिकोटोमी और सेकंड वन इज द परक्यूटेनियस डायलेशन ट्रैकियोस्टोमी। इन दोनों का इमेज देख लेते हैं। तो ये है परक्यूटेनियस ट्रांसफेरेंशियल वेंटिलेशन, या जिसमें निडल के थ्रू अपन निडल क्रिकोटोमी कहते हैं। तो निडल के थ्रू, ये एक निडल होती है, इसके थ्रू अपन ट्रैकिया में एक सिंपल सा होल करते हैं और उसके साथ अपन क्या कर देते हैं, एयर या अपन ऑक्सीजन का पाइप जो है, सप्लाई जो है वो अटैच कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं निडल क्रिकोटोमी। और ये सेकंड वन जो देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है मिनी ट्रैकियोस्टोमी या थर्ड, ये सेकंड वन जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज द मिनी ट्रैकियोस्टोमी या क्रिकोटोमी। तो क्रिकोटोमी इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो अपन परफॉर्म करते हैं ट्रैकियोस्टोमी, नॉर्मल ट्रैकियोस्टोमी ये इस लोकेशन पे परफॉर्म करते हैं और ये जो लोकेशन है नॉर्मली यहाँ पे करते हैं अपन, और जो स्पेशल मिनी ट्रैकियोस्टोमी है वो इस ऊपर वाले रीजन में परफॉर्म करते हैं। किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं, जहां पे नॉर्मल को परफॉर्म करना थोड़ा सा टिपिकल हो। तो ये सब कुछ मैटर था आज के इस वीडियो में ट्रैकियोस्टोमी में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपन ने, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फर्दर पूछे जाने की संभावना है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को आप फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।